हाय हाय। चलो खड़े हो जाओ और सबको सभी बच्चों को चौथे पाठ के बारे में बताओ जो आज पढ़ाना है। ओके सर। ओके। हाँ तो सभी बच्चे सुनेंगे। चौथा पाठ है। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बाल कवि का मतलब होता है जिसमें बालक कवि हो और हास्य कविताएं कहें तो कुल मिलाकर के हो जाएगा हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ठीक है। ये तो बड़ी समझदार लग रही है। पाठ का अर्थ भी बता दिया इसने। इसमें सभी बच्चे अपना अपना रोल करेंगे तभी मजा आएगा, इसलिए सभी बच्चे अपना अपना डायलॉग बोलेंगे। किताब में लिखा गया है कि विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। मतलब विविध वेशभूषा धारिण, अनेक प्रकार की, जैसे तुम लोग अनेक प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहने हो वैसे उसमें भी अनेक तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहन करके बाल कवि आए हुए हैं। चत्वारह बाल कवि, चार बालक कवि हैं जो कहाँ बैठे हैं? मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर बैठे हैं। मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः सन्ति। आप समझ सकते हो कि वेशभूषा धारण मतलब अलग अलग रंग के कपड़े धारण करना। चत्वारह का मतलब होता है चार, ऊपर का मतलब होता है ऊपर, और संधि का मतलब होता है हैं। इस तरह से हो गया कि अनेक तरह की वेशभूषा धारण करके चार बालक या चार बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। सर जी ऊपर का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइएगा जरा। ऊपर का मतलब होता है ऊपर। थैंक यू सर। चलो आगे देखते हैं। पुस्तक में देखो, अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः श्रोतारः, नीचे बैठे हुए श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए, मनोरंजन वाली कविता सुनने के लिए उत्सुका संति, बहुत ही उत्सुक हैं, लालायित हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है। हास्य कविता श्रवणाय का अर्थ होता है मनोरंजन वाली कविता सुनने के लिए, हंसी मजाक वाली कविता सुनने के लिए। सर जी आधा का मतलब क्या होता है बता दीजिए। आधा का मतलब होता है नीचे। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है संचालकः, जो मंच का संचालक है वो अपना वाक्य बोलेगा। हाँ रिंकी, तुम संचालक वाला डायलॉग बोलो। जी सर, बोलती हूँ। सर जी ये बहुत तीखा बोलती है। चल क्लास के बाहर, तब तुम्हें बताती हूँ। अच्छा तुम लोग आपस में झगड़ो मत। रिंकी, तुम संचालक वाला डायलॉग बोलो। हाँ तो सुनो सभी। अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि
करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। रिंकी कितना शुद्ध उच्चारण करती है संस्कृत का, लगता है पंडित है। चिंटू, गलत बात नहीं। सॉरी सर। अब पुस्तक में देखो। सभी लोग ध्यान देंगे। हमारे सामने 4 बच्चे बैठे हैं। ये हास्य बाल कवि हैं। आपको बहुत ही सुंदर कविता सुनाएंगे। भारत के धुरंधर कवि हैं। काव्य को तोड़ मरोड़ के इतनी सुंदर प्रस्तुति करते हैं कि आप हंसते 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 खुश हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। अतः इनकी कविता ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। आगे संचालक के बाद गजाधर का डायलॉग है। गजाधर का डायलॉग चिंटू बोलेगा। चिंटू आओ, सामने आओ। रिंकी तुम बैठ जाओ। थैंक्स सर। ओके सर। चिंटू जितना छोटा है उससे बड़ा जूता पहना है। बहुत बढ़िया जूता है, पापा लाए थे देहरादून से। रिंकी सीट पे बैठ जाओ। चिंटू को बोलने दो गजाधर का डायलॉग। जल्दी करो। ओके सर, जा रही हूँ। चलो चिंटू, गजाधर का डायलॉग बोलो। ओके सर। सभी लोग सुनो। सर्वे अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं। यमराज सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्य प्राणान् धनानि च। सर्वे सर्वे उच्चैः हसन्ति। ये हंसी कहाँ से आ रही है? सर्वे चलो किताब में से। गजाधर कवि क्या कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। गजाधर कवि जब मंच पे जाते हैं तो कहते हैं कि सभी अरसिकेभ्यो, जो अरसिक हैं, जो आनंद से रहित हैं, उनको नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य। प्रथमम तावद, पहले मैं उन, अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयाम। पहले मैं अपने आधुनिक चिकित्सकों को उद्देश्य करके अपने द्वारा रचित काव्य आपको सुनाता हूँ। उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम मतलब अपने द्वारा रचित जो रचना है उसको मैं आपको सुनाऊंगा। वो रचना किसके बारे में है? आधुनिकम वैद्यम, अपने आधुनिक जो चिकित्सक हैं उनके बारे में है। फिर कवि कहते हैं, श्लोक बोलते हैं कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। गजाधर कवि कहते हैं कि वैद्यराज, हे चिकित्सक, हे डॉक्टर महोदय, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, आप तो यमराज के सहोदर भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, क्योंकि यमराज तो बस प्राण को हरता है, लोगों का प्राण ले लेता है। लेकिन वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण कर लेते हैं।
वैद्य प्राणान धनान, धनान मतलब धन होता है, प्राण मतलब प्राण। वैद्य प्राणान धनान च, वैद्य प्राण और धन दोनों को ले लेते हैं। सभा के लोग जब ऐसा सुनते हैं खूब ठहाका मार के हंसते हैं, और जितने चिकित्सक होते हैं सब निराश हो जाते हैं कि कवि तो आज डॉक्टरों के बारे में बोल रहे हैं। कालांतकः का वाक्य है, चलो आगे पढ़ो। सर जी अब मैं नहीं बोलूंगा कालांतका का डायलॉग, मैंने गदाधर वाला बोला है। कालांतका वाला डायलॉग दूसरे से बुलवाइए। पप्पू तुम आओ, कालांतकः कवि का डायलॉग बोलो। चिंटू जाओ सीट पे बैठ जाओ। ओके थैंक्स सर। ओके सर। चलो पप्पू कालांतकः कवि का डायलॉग बोलो। ओके सर। सभी लोग ध्यान से सुनिए। गजाधर कवि ने अपना वाक्य कह लिए हैं। फिर मंच पे दूसरे कवि कालांतक कवि आते हैं, वे अपना वाक्य कहते हैं। चिकित्सक के बारे में ही वो भी बोल रहे हैं। बोलते हैं, अरे आश्चर्य से, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते माँ ईदृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवं। सर्वे पुनः हसन्ति। पप्पू तो मास्टर जी की तरह बहुत अड़खा के बोलता है। चलो अब तुम लोग अर्थ सुनो। कालांतकः कवि क्या कहते हैं। कालांतकः कवि आश्चर्य से कहते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। वैद्यास्तु सर्वत्र, चिकित्सक तो हर जगह हैं, परंतु न ते, परंतु मेरे जैसा जनसंख्या का निवारण करने में कुशल कोई नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक कवि कहते हैं, मेरा काव्य मैंने जो रचना की है वह चिकित्सक के इसी ध्येय को दर्शा रहा है, इसी विचार को बता रहा है। तो कहते हैं, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कश्चेदं हस्तलाघवम्। कहते हैं कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, एक वैद्य चितां प्रज्वलितां, चिता को जलते हुए देखकर, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, वैद्यराज को बहुत आश्चर्य होता है। जब वो चिता को जलते हुए देखते हैं उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। कहते हैं, नाहम गतो, ना मैं ने ऐसा किया है, न मे भ्राता, न मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया है जिससे चिता जल रही हो। कस्येदं हस्तलाघवम्, तीसरा कौन है यह जिसके हाथ की सफाई दिख रही है। मतलब हम ही दो लोग हैं जो आदमियों को यमराज तक पहुंचाते हैं, एक यमराज और एक मैं। तो तीसरा अब कौन आ गया? डॉक्टर सोचते हैं तीसरा कौन आ गया हमारे और हमारे भाई यमराज के सिवा, जिसकी वजह से यह मनुष्य परलोक को सिधार गया। सब पुनः हंसते हैं, सर्वे पुनः हसन्ति। चलो आगे, तुंदिला का पाठ पढ़ना है। तुंदिला का पाठ कौन पढ़ेगा? सर जी तुंदिला में तो तुंद का अर्थ होता है तोंद ना, जिसके पास तोंद होगा वही पढ़ेगा। सर के पास बड़ी तोंद है, सर पा सकते हैं। चलो मैं तुंदिला का पाठ पढ़ता हूँ खड़े होकर के।
तुंदिलः कवि तोंद पर हाथ घुमा करके कहते हैं तुंदस्य ऊपर हस्तम आवर्तयन, मतलब तोंद के ऊपर हाथ घुमा करके तुंदस्य कवि कहते हैं तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे इस काव्य को सुनिए। ममाप मतलब मेरे भी मम अपि, मेरे भी इदम काव्यम श्रूयताम, इस काव्य को सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण भी करिए। फिर अपना काव्य कहते हैं परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, जब परान्नम मतलब दूसरे का अन्न प्राप्त हो जाता है तो दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि, माँ मतलब मना मत करो, शरीरे दयाम कुरु, और शरीर पर कोई दया मत करो, चाहे भले कष्ट हो, लेकिन जब दूसरे का अन्न मिले तो खाओ जरूर, क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न मिलना इस लोक में बहुत दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म मिल जाएगा, लेकिन दूसरे का दिया हुआ अन्न मिलना बड़ा मुश्किल है। लोग बहुत कठिनाई से किसी को खिलाते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः हंसने लगते हैं। चलो अब तुम बैठ जाओ। अब चारवाक का डायलॉग है। चारवाक का डायलॉग तितली बोलेगा। चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वाक कविः। यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत्। सर जी अब अर्थ बता दीजिए इसका। ये तो तितली है, तितली की तरह आवाज भी है इसकी। चलो तुम लोग इसका अर्थ सुनो। आम आम, चारवाक कवि कहते हैं आम आम, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना सर्वथा ही उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन न हो, तदा ऋणम कृत्वापि, तो ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ अवश्य खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि ही, इसके बारे में चारवाक कवि कहते हैं, काव्य कहते हैं और अपनी रचना गाते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत् जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, अगर धन ना हो तो ऋण लेकर भी घृतम पीवेत, घृत पियो। घृत का मतलब अच्छा अच्छा भोजन करो। तभी एक श्रोता कहता है श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो हे चारवाक कवि, तर्हि जो ऋण लिया गया रहता है, ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो उसको कैसे दिया जाएगा, कैसे चुकाया जाएगा। फिर उसके बाद चारवाक कवि बोलते हैं, तितली फिर से चारवाक का डायलॉग बोलो। चार्वाकः श्रूयतां मम अवशिष्टकाव्यं, घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः। काव्यपाठः श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। सर जी इसका भी अर्थ बता दीजिए।
श्रोता ने जब पूछा कि ऋण को चुकाएंगे कैसे, जब ऋण लेकर के खूब अच्छा अच्छा खाएंगे तो चारवाक कहते हैं, फिर कहते हैं श्रूयता मम अवशिष्ट काव्यम, जो मेरे बचे हुए काव्य की दूसरी लाइन है उसको भी सुन लो। दूसरी लाइन है घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पियो, अच्छा अच्छा खाओ और खूब श्रम करो। ऋणम प्रत्यर्पयेत जना, और जिसका ऋण लिए हो उसको चुका दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, काव्य पाठ को श्रवण करके एक बालक उत्प्रेरित हुआ। बालकोपि आशु कविताम रचयति, और उस बालक ने भी, जो श्रोता के समूह में बैठा था, उस बालक ने भी एक आशु कविता रचित और तुरंत एक कविता बना दी। और हासपूर्वकम श्रावयति, और हंसते हुए कहा, बालक बोलता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, मेरी भी कविता सुनिए, मेरी भी कविता सुनिए। ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। इसका अर्थ हो गया गजाधरम कविम चैव, गजाधर जैसे कवि, और तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और तुंदिल जैसे भोज्य लोलुप। कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक जैसे वैद्य। चारवाकम च नमाम्यहम्, तथा चारवाक, इन चारों कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्राविता हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति, सर्वे गृहं गच्छन्ति। सभी लोग बालक की इस कविता को सुन करके कवि के सहित सभी श्रोतागण हंसने लगते हैं, और फिर अपने अपने घर सभी लोग चले जाते हैं। चलो अब पाठ समाप्त हो गया। तितली तुम बैठ जाओ, रिंकी तुम आओ, और जितना पाठ पढ़ाया गया उसका सारांश बता दो एक बार संक्षिप्त में। सभी लोग ध्यान से सुन लो, पूरी कविता का सारांश मैं बता रही हूँ जैसा कि सर ने अर्थ सहित बताया है। इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, अर्थात जो बालक कवि हैं उनका सम्मेलन है, वो हास्य कविता कहेंगे। 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। संचालक आते हैं सबसे पहले और कहते हैं, जो श्रोतागण रहते हैं शोर मचाते रहते हैं, तो कहते हैं संचालक कि आप लोग चुप रहिए, आज बहुत ही खुशी का अवसर है। काव्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने वाले, और जिनके काव्य सुन करके हमारा समय ज़्यादा खपत होगा, समय का ज़्यादा बर्बादी होगी, ऐसे भारत के धुरंधर कवि हमारे बीच आए हुए हैं, और इनका करतल ध्वनि से ताली बजा करके स्वागत करिए। सबसे पहले गजाधर कवि आते हैं और अपनी कविता कहते हैं कि वैद्यराज को नमस्कार है, जो यमराज के सहोदर भाई हैं, क्योंकि यमराज तो प्राण लेते हैं, लेकिन वैद्य प्राण और धन दोनों ले लेते हैं। फिर कालांतक कवि आते हैं, वो अपनी कविता कहते हैं कि एक वैद्य होता है जो चिता को जलते हुए देख करके बहुत आश्चर्यचकित होता है और सोचता है कि ये तो काम न अभी मैंने किया है, न मेरे भाई यमराज ने किया है, तो इतने हाथ की सफाई आखिर किसकी है। फिर सभी श्रोतागण हंसने लगते हैं। फिर तुंदिल आते हैं। तुंदिल खूब मोटे से कवि होते हैं, और वो अपने तोंद पे हाथ फेरते हुए मंच पे आते हैं और कहते हैं, मैं तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ, और अपनी बात कहते हैं, अपनी रचना सुनाते हैं। परान्नम प्राप्त दुर्बुद्धे, मतलब कि दूसरे का अन्न पाओ तो उसे छोड़ो मत, शरीर में ठूस ठूस के उसको भरो, चाहे भले ही कुछ हो, क्योंकि दूसरा कोई बहुत कठिनाई से अन्न, दूसरे का दिया हुआ अन्न बहुत कठिनाई से मिलता है, और शरीर तो एक जन्म के बाद दूसरा मिल ही जाएगा, मर जाओगे तो भी दूसरा जन्म पा जाओगे, लेकिन दूसरा कोई खिलाने वाला मिलेगा नहीं, इसलिए अगर कोई खिलाता है तो खूब ठूस ठूस के खा लो। फिर चारवाक कवि आते हैं, वो कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे जैसे हो, न अपने पास धन हो, दूसरे से ऋण ले करके खूब जियो। तो एक श्रोता पूछते हैं कि तो ऋण पटाएंगे कैसे, कर्ज पटाएंगे कैसे। तो चारवाक कहते हैं कि खूब अच्छा अच्छा खाओ, तो खूब श्रम करो और कर्ज को पटा दो, तभी
श्रोताओं के समूह में एक बालक बैठा रहता है, उसने तुरंत एक रचना कर देता है। कहता है कि गजाधर जैसे कवि, तुंदिल जैसे भोज्य लोलुप, कालांतक जैसे वैद्य और चारवाक जैसे कवियों को मेरा नमस्कार है। इसी के साथ यह पाठ खत्म होता है। सभी लोग हंसने लगते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। चलो अब मुख्य शब्दार्थ देख लेते हैं। मैं शब्द पूछूंगा और तुम लोग अर्थ बताओगे। ओके सर। अधः का मतलब क्या होता है? नीचे होता है सर जी। काव्यहंतारः का अर्थ क्या होता है? काव्य को नष्ट करने वाले होता है सर जी। कालयापकाः का मतलब क्या होता है? समय बर्बाद करने वाले होता है सर जी। स्वकीयम का मतलब क्या होता है? अपने होता है सर जी। भोज्य लोलुपम का क्या मतलब होता है? भोजन का लोभी होता है सर जी। अब सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। जिनको कुछ नहीं समझ में आया होगा, YouTube पे जा करके ए स्टार अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है और फिर इसके बाद अभ्यास कार्य भी कराया जाएगा। धन्यवाद। मैं तो आज ही ए स्टार अध्ययन वाला चैनल देखूंगा YouTube पे। मैं भी देखूंगा, सारे अभ्यास कार्य उसी से कर लूंगा। मुझे तो जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लूंगा। ए स्टार अध्ययन को पहले सब्सक्राइब करूंगा, फिर देखूंगा।